बस्तर में चल रहे बीजेपी के चिंतन शिविर में चिंतन जारी है। चिंतन शिविर में एक गोपनीय बैठक भी हुई। बैठक में कुछ चुनिंदा दिग्गजों ने आगे की रणनीति पर मंथन और चिंतन किया। चिंतन और मंथन के बाद बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए मीडिया के सामने ताबड़तोड़ आरोप लगाए। डी पुरंदेश्वरी ने तो ये तक कह दिया कि बीजेपी सरकार की असफलताओं के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि विपक्ष का कोई चेहरा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता केवल और केवल सत्ता में आने के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करती है, बल्कि पूरे और पूरे छत्तीसगढ़ की डेवलपमेंट के लिए ज़रूर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना चाहती है। आप सोचिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि कौन सा पार्टी सच्चे दिल से आपके विकास चाहती है और छत्तीसगढ़ की विकास चाहती है। ये आप समझकर लोग ज़रूर सोचेंगे और आने वाले समय में हमको आशीर्वाद देंगे, यही विश्वास है हमारा। आज छत्तीसगढ़ संकट में है। एक तरह से बिजली का संकट, दूसरा अकाल की छाया, और अकाल की छाया और उसके बाद बिजली की कटौती। और इस परिस्थिति में भी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के अंदर कुर्सी दौड़ चल रहा है। मैडम कब विसिल बजाएंगी और कब कुर्सी में बैठा जाएगा, और ये अनिश्चितता की स्थिति में छत्तीसगढ़ के जनता न केवल परेशान है बल्कि अनिर्णय की स्थिति में बैठे हुए हैं। बीजेपी का चिंतन शिविर यूं तो बस्तर में चल रहा है, लेकिन कांग्रेस इस पर रायपुर से नजर रखे है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के चिंतन शिविर पर तंज कसा है। सीएम का कहना है कि बीजेपी अपने 15 साल के कुशासन को लेकर चर्चा कर रही है। चिंतन शिविर में रमन सिंह को घेरा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के चिंतन शिविर में जो बातें उभर के आई है, जो मीडिया में देखने को मिला है, वो यही है कि वो 15 साल के कुशासन के बारे में चर्चा हो रही है। रमन सिंह को घेरा जा रहा है। रमन सिंह के शासनकाल को कटघरे में खड़ा किया गया है। हालांकि इस बयान के तर चिंतन शिविर में हो रहे मंथन में कई पहलुओं पर बात हो रही है। हर सीट पर जाति और मुद्दों के हिसाब से चर्चा की जा रही है। खासकर SC, ST और OBC सीटों पर नजर है। बस्तर जैसी आदिवासी सीटों पर बीजेपी धर्मांतरण को भी एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। अब कांग्रेस सियासी तौर पर इसे कैसे काउंटर करेगी, इसके लिए इधर भी मंथन जारी है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बस्तर में चिंतन शिविर चल रहा है। चिंतन शिविर में तरह तरह के मंथन हो रहे हैं। खास तौर पर बस्तर से किस तरीके से शुरुआत की जाए, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ किया जा सकता है, इसको लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक गोपनीय बैठक भी इस चिंतन शिविर में चली, जिसमें कार्यकर्ता अलाउड नहीं थे। खास नेता वहां पर मौजूद थे। कई मुद्दों पर वहां पर ऐसी खबरें हैं कि जो बड़े नेता हैं उनको घेरने की भी कोशिश हुई, सवाल जवाब भी वहां पर हुए। हालांकि जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं की एंट्री इसमें नहीं थी, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सरकार को घेरने की कोशिश करती बीजेपी नजर आई। तमाम तरह के मुद्दे उठे, चाहे बिजली की बात हो, धर्मांतरण की बात हो, हर तरीके से सरकार को असफल बताया गया। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि इस पूरे मंथन में रमन सिंह को घेरा जा रहा है। रमन सिंह पर सवाल उठाए जा रहे हैं और रमन सिंह सवाल के घेरे में है, वो कटघरे में है। चर्चा आज इसी पर कि जो मंथन हो रहा है, जो चिंतन हो रहा है बस्तर में, उसके क्या मायने हैं, क्या इससे आगे कुछ निकल कर आएगा, क्या वाकई बस जो बीजेपी की एक गुटबाजी कही जाती है वो इस चिंतन शिविर के साथ खत्म होगी, बढ़ेगी, कांग्रेस के लिए किस प्रकार की चुनौतियां पैदा होंगी। बहुत सारे सवाल हैं, चर्चा इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, अनुराग सिंह देव जी हैं, भाजपा से बहुत स्वागत। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस से बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ राम अवतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत आपका भी। अनुराग जी, बहुत सारी खबरें छन कर आ रही हैं। चिंतन शिविर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें सरकार को हर तरीके से असफल बताया गया।
ये सरकार पर हमला भी था और मीडिया के जरिए जनता तक अपने मैसेज देने की भी कोशिश थी। चिंतन शिविर में जो बंद कमरे में हुआ उसमें भी बहुत सारी चीज़ें छन कर निकली और ये भी बातें आई कि बहुत सारी चीज़ों पर घेरने की कोशिश भी हुई, सवाल जवाब भी कई बड़े नेताओं से यहाँ पर हुए। क्या लब्बो लुआब आपको लगा इस चिंतन शिविर के जरिए निकालने की कोशिश है? क्या बस्तर में पैर जमाने के साथ साथ आदिवासियों में अपनी पैड़ बनाने के साथ साथ वहां से शुरुआत करने की कोशिश है? अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी का 3 दिन का जो चिंतन शिविर है, निश्चित रूप से बहुत विचार करके और बहुत सोच समझ के एक योजना बनाई गई थी और हमारी परंपरा भी रही है कि कई मौकों पर, खास तौर पर जब ऐसी परिस्थितियों में हम लोग चिंतन शिविर के आयोजन करते हैं और हमारी कोर ग्रुप और विधायक, सांसद, ऐसे प्रमुख लोगों की एक टोली बनाकर इस शिविर में हम वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां जो है छत्तीसगढ़ की और उसके साथ साथ जो हमारे संगठनात्मक स्थिति है बीजेपी की, आने वाले समय में क्या रणनीति होगी, किन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे और डेमोग्राफिक क्या स्थिति है पूरा और एक सामाजिक स्थिति में किस प्रकार के आंकड़े हैं पूरे प्रदेश के, इन सब परिस्थितियों पर व्यापक रूप से चिंतन मंथन किया जा रहा है और उसको लेकर फिर हम जो ये टीम बैठी है उसके बाद फिर एक और ग्रुप के साथ बैठेंगे बाद में और ये पूरे मामले पर हम लोग डिस्कस करके 2 साल की योजना बना रहे हैं। अब परिस्थितियां ये है कि शिविर तो चिंतन हमारा हो रहा है लेकिन चिंता कांग्रेस के खेमे में बढ़ गई है, तो ये जो है ये प्रदर्शित कर रहा है इसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अमृत निकलने वाला है और उस अमृत से निश्चित रूप से कांग्रेस की जो दशा और दिशा है छत्तीसगढ़ में उसकी कलई भी खुलेगी और आने वाले समय में हम पुरजोर तरीके से इनका विरोध करेंगे, ये भी इनको ध्यान में आ रहा है। ठीक, मैं सुरेंद्र वर्मा जी से भी टिप्पणी ले लेता हूँ। सुरेंद्र जी, आप लोगों को ऐसा लगता है जैसा मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरे मंथन शिविर में रमन सिंह को घेरा जा रहा है, सवाल जवाब उनसे किए जा रहे हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, बहुत सारे आरोप आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं? बहुत स्पष्ट है अभिषेक जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो 15 साल के इनके मुखिया रहे, जिनके चेहरे पर 3 चुनाव लड़े, आज ऐसी क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की कि चेहरे को किनारा किया जा रहा है। न केवल चेहरे बल्कि उनके जो लोग ये कहे जाते थे कि उनके साथ काम करने वाले हैं और हाल ही में बड़ा आरोप युद्धवीर सिंह जुदेव ने लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी चंद पूंजीपति व्यापारियों के कब्जे में है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने से ही आरोप लग रहा है कि अमर अग्रवाल, गौरीशंकर अग्रवाल और राजेश मुड़त जैसे रमन सिंह खेमे के लोगों को किनारा किया जा रहा है। और डी पुरंदेश्वरी का जो बयान जो प्रेस वार्ता में हमने सुना अभी कि किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, तो निश्चित रूप से नान और धान के घोटाले, अगस्ता और पनामा के कमीशन खोरी, अंतागढ़ प्रकरण और तमाम जो डीकेएस से लेके नागरिक सहकारी बैंक के जो कालिख उजागर हुई है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को रमन सिंह के चेहरे से परहेज है। और इनको आज 2.5 साल बीतने के बाद, 2.25-3 साल बीतने के बाद आज भी चिंतन कर रहे हैं। इनको तो कारण पता है। माननीय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहते इकलौते नेता है जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार किया था कि 1 साल कमीशन खोरी छोड़ दो, 30 साल सरकार नहीं हिलने वाली। और दूसरी ओर आज जिसको सरकार की असफलता बता रहे हैं, ये तुलना कर ले 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से और 2.25-3 साल के कांग्रेस के सुशासन में। जनता की समृद्धि जो है, इनको यदि सरकार की असफलता लगती है तो इनको मुबारक। जो हाल ही में जस्टिस पटनायक रिपोर्ट की सिफारिश आई है, उसके बाद तो इनको प्रायश्चित शिविर करना चाहिए। 944 लोगों को जो फर्जी मामलों में 718 प्रकरण बनाकर अंदर किया गया था, बस्तर के आदिवासियों को सारकेगुड़ा, एडसमेटा, पेद्दागेलूर में गोलियां चलाई गई, ताड़मेटला में सैकड़ों आदिवासियों के घर जलाए गए। तो भारतीय जनता पार्टी को प्रायश्चित करना चाहिए। और एक बात और कहूंगा अभिषेक जी, बस्तर के राजा है कमल भंजदेव जी, उनको युवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। इनके कार्यकाल में मंत्री का दर्जा दिया गया था, लेकिन बस्तर में शिविर लगाया जाता है, उनको नहीं बुलाया जाता। जुदेव परिवार जिन्होंने मूछ को दांव पर लगाया था, उनके कद्दावर नेताओं को नहीं बुलाया जाता। 15 साल ये सोशल न्याय की बात करते हैं, लेकिन चंद
जो आउटसोर्स किए हुए नेता थे उनके द्वारा जो पूंजीपतियों के इशारे पर सरकार चलाया जाता रहा। स्थानीय नेताओं को चाहे 52% ओबीसी की बात हो, ताराचंद साहू जैसे कद्दावर नेता को भारतीय जनता पार्टी छोड़ना पड़ा। मैं एक छोटी टिप्पणी राम अवतार जी की ले लेता हूँ, फिर आगे बढ़ाता हूँ चर्चा को। राम अवतार जी, चिंतन शिविर चल रहा है और बहुत सारी चिंताएं बीजेपी के लिए वहां पर हो रही है, बीजेपी भी कर रही है। जो अंदर से आपको भी खबरें होंगी कि अंदर इन बैठकों में किन से सवाल जवाब हो रहा है। बहुत सारे आरोप कांग्रेस भी लगा रही है कि एक खास लोगों को नहीं इसमें बुलाया जा रहा। हालांकि कांग्रेस कह रही है हमारे लिए चिंता की बात नहीं, लेकिन कांग्रेस भी बारीक नजर रखे हुए किसको बुलाया गया, किसको नहीं बुलाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला जा रहा है, तमाम चीजों पर कांग्रेस की पैनी निगाह है। आप कैसे इस चिंतन शिविर को देख रहे हैं? वाकई किसके लिए चिंता हो रही है, कौन चिंता कर रहा है? देखिए, भाजपा में संगठन को महत्वपूर्ण माना जाता है और संगठन आधारित अपनी पार्टी मानती भी है और इस दिशा में काम भी करती है। तो ये बैठक को काफी महत्वपूर्ण है और काफी मंथन होगा। इस मंथन से इस प्रदेश के हित में, इस प्रदेश के पार्टी जो भाजपा है उसके हित में निर्णय होंगे, ऐसा लग रहा है। जिस तरह से संगठन ने जो काम करना चाहिए था पिछले 15 सालों में, सत्ता महत्वपूर्ण हो गया था, संगठन कमजोर हो गया था भाजपा का, इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। भाजपा पे गुट विशेष के महत्व दिए जाने के कारण एक गुट के कार्यकर्ता जो जिस तरह से दरकिनार थे, तो उनकी भावनाओं को शायद इसमें ध्यान दिया जा रहा है। तो एक अच्छी बात जो भाजपा में जिस तरह से संगठन में फेरबदल की बात कही जा रही है, जिस तरह से नए चेहरों को तवज्जो देने की बात कही जा रही है, पुराने चेहरे को किनारे करने की बात, जो जिस तरह से जो उनके जनाधार वाले नेता हैं उनको सम्मान मिले, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भाजपा को चिंतन की जरूरत है। ये विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस का आरोप जो है कि बहुत से नेताओं को नहीं बुलाया गया, ये बात चर्चाओं में भी है। हालांकि वो नेता बोलते हैं कि नहीं, हमारे को पहले इन्विटेशन नहीं था या नहीं बुलाया गया, तो सिलेक्टेड लोग को बुलाया गया। क्या इसके पीछे की चर्चाएं हैं, कहानी क्या है, किस तरीके का ये, क्या वाकई एक खास गुट के लोगों को या खास लोगों को नहीं बुलाया गया? देखिए, जो रमन सिंह के सरकार में जो मंत्री या जो नेता बहुत ही प्रभावशाली थे, उन लोगों को अचानक इस बैठक में नहीं बुलाया जाना एक तरह से कई संकेत भाजपा दे रही है कि किस तरह से हमें काम करना है, किस तरह से सोचना है, किनको तवज्जो देना है, किस तरह से नीतियों पे काम करना है। एक तरह से ये संकेत, राजनीति में संकेत महत्वपूर्ण होता है जी। तो इन संकेतों में जिस तरह से लोगों को बुलाया गया और जिन लोगों को नहीं बुलाया गया, ये पार्टी के भीतर बहुत ज्यादा चर्चा है, क्योंकि वो अभी तक अपने आप को बहुत प्रभावशाली और भाजपा के कर्ता धर्ता और भाजपा के बहुत नीति निर्धारक मानते थे। उनको ही इस नीति निर्धारण की बैठक में नहीं बुलाया जाना अपने आप में बहुत सारी चीजें कह रही है। सवाल कर लेता अब इसका वास्तविक क्या कारण है ये तो अनुराग जी दिनों पता चलेगा। बार बार चर्चाएं हो रही है कि बहुत से लोगों को नहीं बुलाया गया जो वाकई बहुत प्रभावशाली थे। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2023 में विकास और सरकार की असफलता, ये दो मुद्दे तो गिना दिए, लेकिन क्या जो बैठक में जो राम अवतार जी भी बोल रहे हैं और वर्मा जी भी बोल रहे हैं कि बहुत से लोगों को बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, ये बहुत बड़े संकेत हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, कोई भी चिंतन मंथन या कोई भी डिस्कशन होता है तो किसी आम सभा में ये डिस्कशन नहीं हो सकता है। उसके लिए स्वाभाविक रूप से एक छोटे कोर ग्रुप की आवश्यकता होती है। तो उसमें एक जो पॉलिसी बनाई गई थी उसके अंतर्गत जो हमारी जो कोर ग्रुप है और जो विधायक हैं, सांसद हैं, ऐसे कुछ लोगों को रखा गया और प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, उनको रखा गया। उसके अलावा कुछ अन्य नेताओं को सेलेक्ट करके उसमें, लेकिन एक लिमिटेड संख्या ही रहनी थी, 50 की, 55 की, उससे बाहर हम नहीं जा सकते थे। तो उस आधार पर ये सूची बनाई गई है। उसमें कुछ संघ के वरिष्ठ नेता भी आ रहे थे, कुछ हमारे राष्ट्रीय भी थे। तो ये मिलाकर एक बड़ी सूची न बन जाए, इसका ध्यान रखा गया था। और कुल मिलाकर हमारी काडर बेस्ड पार्टी है और स्वाभाविक रूप से जो काडर का निर्णय होता है उसके आधार पर पूरी टीम वर्किंग करती है। अब उसमें जो डिस्कशन अभी हुआ, आपने जो बात कही कि सिलेक्टेड लिस्ट थी, ये बात भी छुपी नहीं है कि उस सिलेक्टेड लिस्ट में वो कुछ सिलेक्टेड लोग नहीं थे जो वाकई बहुत प्रभाव रखते थे। इस बात से तो आप भी वाकिफ होंगे कि बहुत प्रभावशाली लोग थे जो
सत्ता चलाने में बड़ा योगदान था, जिनका बड़ा प्रभाव था, वो इस लिस्ट में नहीं थे। थोड़ा सवाल तो उठेगा, स्वाभाविक सी बात है। नहीं, स्वाभाविक रूप से उसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि एक 50 की सूची मान लीजिए बनानी होगी, तो यदि आप कहीं से भी जोड़ेंगे तो फिर वो उस सूची के आधार पर, यदि कोर ग्रुप है 10 की, तो फिर विधायक हो गए हमारे 14, फिर सांसद गण हो गए, तो ऐसे नहीं जोड़ेंगे। राज्यसभा के एमपीज हैं, उनको जोड़ लीजिएगा। तो ऐसा सब जोड़ने के बाद यदि आप एक लिस्ट बनाते हैं तो स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ नाम तो कटेंगे ही और कुछ जुड़ेंगे भी स्वाभाविक रूप से। तो ये चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन उसके पीछे कोई मंशा पार्टी की इस तरीके की नहीं है। हमारे सभी वरिष्ठ नेता महत्वपूर्ण हैं और उनको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, चल रहे हैं। और वर्मा जी ने बहुत सारे आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के। संक्षिप्त में एक सवाल और मैं आपसे करूंगा। पुरंदेश्वरी जी का जो फोकस था, 2 बातें उन्होंने कही जो मैंने भी कहा कि अगला जब सवाल चेहरे को लेके किया गया तो उनका कहना था नहीं, हम विकास पर लड़ेंगे। एक बार फिर से उन्होंने बड़े ही दृढ़ता के साथ इस बात को दोहराया है। वाकई अब कोई चेहरा नहीं रहेगा यहाँ पर, हम मान के चले विकास और बिना चेहरे के पार्टी जाएगी। डॉक्टर रमन सिंह भी अब चेहरा नहीं होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो बहुत सारे चेहरे हैं, जो समय आने पर भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन किसको नेतृत्व देना है और क्या करना है, पॉलिसी क्या बनेगी, ये सब बाद में डिसाइड होने वाली बातें हैं। लेकिन विकास तो हमारा मूल एजेंडा है। विकास के मुद्दे पर हम 15 साल सरकार में रहे हैं, विकास किए हैं, विकास करके दिखाए हैं। और आज भी जब हम अपोजिशन में बात करते हैं तो विकास की ही बात करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से विकास तो महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसको लेकर तुलना भी की जाएगी, इसको मुद्दा भी बनाया जाएगा और आने वाले समय में हम इसको प्रमुख एजेंडा के रूप में जनता के सामने रखेंगे कि 15 साल में हमने क्या काम किया और 5 साल में कांग्रेस ने क्या किया। छोटी टिप्पणी ले लेता हूं सुरेंद्र जी, विकास के मुद्दे पर भाजपा जाएगी। आप लोग ये पूरे, अगर हम चिंतन शिविर की बात करें, आप लोगों ने कहा कि आप लोगों को कोई चिंता नहीं, बावजूद इसकी बड़ी पैनी निगाह आप लोगों की है कि कौन अंदर है कौन बाहर है। इस पर अभिषेक जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है, स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं के हक का गला घोटना, तो किसी भी राजनीतिक पार्टी में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी उपेक्षा निश्चित रूप से गलत है और उसी के संदर्भ में मैंने बात कही। मूल बात है, 3.25 साल का समय व्यतीत होने के बाद आज भी भारतीय जनता पार्टी अपना विपक्ष का धर्म निभाने में असफल रही है। आज भी ये बस्तर जैसी जगह में 5 स्टार 5 स्टार होटल में इस प्रकार से शिविर लगाने के बजाय जनता के बीच जाएं और अपने पापों का प्रायश्चित करें। जिस विकास की ये बात कर रहे हैं, 15 साल तक लगातार बस्तर विकास प्राधिकरण की कमान रमन सिंह जी ने खुद संभाल के रखा था, केवल कमीशन खोरी के लालच में। आज 7 के स्थान पर 52 वन उपजों की खरीदी हो रही है। हमने जो वादे किए थे, यही अंतर है अभिषेक जी। ये प्रत्येक आदिवासी परिवार को नौकरी देने की बात कही थी, इन्होंने जर्सी गाय देने की बात कही थी। सुरेंद्र जी, चिंतन शिविर से क्या आप लोग भी कुछ सबक या चिंता आप लोग भी ले रहे हैं? आप लोगों के लिए क्या इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव है? हमारे लिए तो हमारा जो घोषणा पत्र है अभिषेक जी, यही हमारे कामकाज का ब्लूप्रिंट है। लगातार हमने जितने वादे किए थे, चाहे तेंदुपत्ते का समर्थन मूल्य 2500 से 4000 करना हो, महुए का समर्थन मूल्य 17 से 30 रुपया करना हो, 52 वन उपजों की आज खरीदी हो रही है 7 के स्थान पर। और लगातार इनके समय में जो जमीनें अधिग्रहित कर दी गई थी, जो जल जंगल जमीन के अधिकार से वंचित किया गया था, 4,38,000 से अधिक पट्टे हमने वनवासियों को बांटे हैं। शहरी भूमि अलग बांटी गई है। नगर नार में जो इनके द्वारा NMDC का प्लांट उसके निजीकरण का काम आप लोगों के मुताबिक आप लोग सिर्फ क्योंकि विपक्षी पार्टी है इसलिए निगाह रखे हुए हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। भाजपा भी अपना मंथन और चिंतन कर रही है अंदर में और नया रास्ता तलाश रही है कि किस तरीके से बस्तर के जरिए रायपुर की सत्ता तक पहुंचा जाए, राजधानी तक पहुंचा जाए। सभी के अपने चिंतन मनन है। चिंतन मनन के बाद क्या कुछ निकलता है, क्या तय होता है, कौन तय करता है, आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ पर बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बस्तर में चिंतन शिविर कल समाप्त हो जाएगा, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें सरकार पर हमला बोला गया, 2023 के एजेंडे बताए गए, लेकिन बंद कमरों के अंदर भी बहुत कुछ चिंतन हुआ और बहुत सारे सवाल जवाब भी वहां पर हुए, बहुत सारी नीतियां भी बनी, बहुत लोगों को कटघरे में भी वहां पर खड़ा किया गया। बहुत सारे सवाल हैं जो कि भविष्य के गर्त में। आज का मुद्दा में इतनी। नमस्कार।